हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर स्टाफिंग चल रहा है हमारा। आज लेक्चर नंबर 3 है, वीडियो नंबर 3। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ स्टेप्स लिखे आपके सामने, टोटल 7 स्टेप लिखे। पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसके बाद है सिलेक्शन टेस्ट इन इंटरव्यू, उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट और सिलेक्शन इंटरव्यू, रेफरेंस टेस्ट, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम बात करें प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के अंदर यूज होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे के सारे ये स्टेप बताऊंगा कि प्रॉपर पूरा डिटेल में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर देखा जाए तो। इससे पहले जो मैं टॉपिक किया था वो इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा था, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। अगर आपको वो वीडियो देखनी है उसको आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज की थर्ड लेक्चर बेटा ठीक है स्टाफिंग का प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप ये फ्लो चार्ट को बनाइए, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं सेम उसी तरह से विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। स्टार्ट करेंगे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से लेके स्टार्ट करेंगे और एंड होंगे जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है जी, जल्दी से आप इस फ्लो चार्ट को बनाइए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने पढ़ाया था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग था, उसके बाद सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट। सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली 4 तरह के टेस्ट होते हैं, उनको मैं आगे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। देखो जी, अगर आप बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जॉब निकलती है तो लोग क्या करते हैं, जॉब को अप्लाई करते हैं। तो जॉब को अप्लाई करते टाइम पे जो एम्प्लॉयर होता है ना, उसकी कुछ कंडीशंस होती है। जैसे एक क्वालिफाइड सीए चाहिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी। और उसके पास हम कहें तो उसने मेजर कुछ 3 क्लाइंट्स, बड़ी कंपनीज के क्लाइंट्स देखे हों, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अकाउंट्स मैनेज करे हों, या वो किसी टॉप कंपनी में इन फॉर्म में काम करता हो, या उसकी टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ एलिजिबिलिटी होती है, तो उसको चेक किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता क्या है कि जो लोगों ने अप्लाई करा है जॉब, उसमें से कई जॉब तो कौन सी हैं, वो हैं जिन्होंने ऐसे भर दिया फॉर्म, जो मतलब बेफालतू में फॉर्म भर दिया, ठीक है मैं क्वालिफाई हूँ भर दूँ, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करती है। सबसे पहले जो बंदे एलिजिबल हैं उसी को रखेगी, मतलब उसमें से जो लोगों ने सही तरह से फॉर्म नहीं भरा, उसमें किसी की फोटो नहीं लगी हुई, या किसी के साइन नहीं हुए हुए, या किसी ने ब्लैक की जगह अगर मान लो फॉर्म बोला है ब्लू पेन से भरना है, उसमें क्या करा, किसी ने ब्लैक पेन से भर दिया या रेड पेन से भर दिया, तो उनको एलिमिनेट कर देंगे। क्योंकि अगर आप जॉब अप्लाई करने आ रहे हैं, अगर आपने बेसिक इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो बाकी क्या काम करेगा। तो कंपनी क्या करती है, उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस को जज कर लेती है। तो पहला पॉइंट है इट प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प करती है मैनेजर को टू एलिमिनेट द अनक्वालिफाइड एंड अनफिट जॉब सीकर्स। मतलब जिन लोगों ने जॉब अप्लाई करी है जो अनफिट है, ठीक है, उनको अप्लाई उनको नहीं रखेगी, या मतलब जो किसी तरह से अनफिट हो गई, मतलब लग रहा है उनके हिसाब से कि ये बंदा एलिजिबल नहीं है, या उसकी एज कम है, या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, या जो बंदा अनक्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से अनक्वालिफाइड है, उसको हम रखेंगे। इससे बेसिक एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन सप्लाई हम कैसे करेंगे, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन अप्लाई करी है, जैसे मान लिखा हुआ है कि आपकी जॉब पे एप्लीकेशन 30 से 35 साल होनी चाहिए, पर मान लो बंदे की उम्र 27 साल है, उसने फॉर्म भर दिया, ठीक है जी, या उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं है वो, उसको नहीं रखेंगे, उसको हम निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें सप्लाई करी है और जो भी हमें रिक्वायर्ड है उसमें से हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे, और हम क्या करेंगे, उसमें से उस बंदे को रखेंगे जो हमारे काम का होगा, और बाकी बंदों क्या करेंगे, हम लोग वहाँ से निकलेंगे। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो कि हम बात करते हैं जॉब निकली है, जब वहाँ पे मान लो कि एक बॉडी गार्ड की जरूरत है, ठीक है जी, मान लो उस बॉडी जिम के हम कह सकते हैं, अब उसने बोला कि भाई उस जिम में जो ट्रेनर है जो रखा रहेगा उसका 22 से मान लो 28 इंच का होना चाहिए, या उसकी चेस्ट मान लो वो कह रहे हैं 60 इंच की होनी चाहिए, 50 इंच की, जो भी होनी चाहिए वटेवर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उसने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, ठीक है जी, उस हिसाब से उसको चेक करेंगे। अगर उसमें लगता है कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, या जो भी हमारे एलिजिबल कैटेगरी में नहीं है, हम क्या करेंगे, उनको वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, उनको वहाँ से निकाल देंगे। और जो भी बंदे क्वालिफाइड हो गए उनको हम क्या करेंगे, सेकंड ऑफ जो हमारा सेकंड स्टेप है उनके लिए इनको कॉल करेंगे। उसके बाद है सिलेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अब क्या होगा, सिलेक्शन। द सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है, जब हम किसी बंदे को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, तो जब हम सिलेक्शन करेंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उस टेस्ट से क्या मेजर करेंगे, एक तो
उसका एप्टीट्यूड लेवल की वो बंदा मैथमेटिकली कितना अच्छा काम कर रहा है, उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, उसके पास की पर्सनैलिटी कैसी है। तो जो भी जब कैंडिडेट जो भी जिस जॉब के लिए वेकेंट जॉब का मतलब है खाली जगह, तो जो भी जगह खाली है जो भी वेकेंट जॉब है उसके लिए अगर हम बात करें तो उसकी हम बात करें तो वो जो कैंडिडेट है उसकी हम कई सारी चीज़ देखेंगे, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट देखेंगे, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट देखेंगे, उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट को हम मेजर करेंगे और उसका भी सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज आवर इंपॉर्टेंट टेस्ट। कई सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो अगर हम बात करें कंडक्ट किए जाते हैं एट टाइम ऑफ सिलेक्शन। उसमें से कुछ एंटरप्राइज जैसे कौन सा इंटेलिजेंसी टेस्ट है आपका, उसके पास कौन सा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके बाद कौन सा जी आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है और कौन सा आपका ट्रेड टेस्ट है। तो ये कुछ तरह के टेस्ट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कराती है। इसके अलावा और भी टेस्ट हो सकते हैं एज पर द ऑर्गेनाइजेशन, उनके हिसाब से वो अपने हिसाब से कोई भी टेस्ट करा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आप ये फ्लोचार्ट बनाइए, उसके बाद ये आपके सामने इंटेलिजेंस टेस्ट लिखा है, यहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट, यहाँ पे ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको हम पढ़ते हैं। जल्दी से पहले आप ये वाला पोर्शन जो है फ्लोचार्ट का आप जल्दी से इसको लिखिए तो आगे बढ़ सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था सिलेक्शन के टाइम पे कई इंटरप्राइजेस अपने तरह के टेस्ट लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है इंटेलिजेंस टेस्ट। देखो जी इंटेलिजेंस से आपको समझ में आ रहा है इंटेलिजेंस लेवल, इसका मतलब है आईक्यू लेवल, ठीक है जी। तो जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें किसी बंदे को रखा जाएगा तो उसकी इंटेलिजेंस चेक की जाएगी कि वो बंदा कितना इंटेलिजेंट है, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग ही होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल रहेंगे या कंपनी की सक्सेस या उसकी ग्रोथ को मेंटेन रखेंगे या ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल रखेंगे। अगर मतलब लैक बंदे होंगे या मतलब सही नहीं है, अनक्वालिफाइड है, अनफिट है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं बल्कि वो मुसीबत बन जाएंगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके लिए उनके जो एम्प्लॉइज हैं जो भी हैं रख रहे हैं वो इंटेलिजेंट हो, ठीक है, ना कि नालायक हो। आइए स्टार्ट करते हैं। एट बेसिस सबसे पहले इससे क्या होगा आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल। सबसे पहले इस टेस्ट से हम क्या चेक करेंगे, जो भी इंडिविजुअल है जो भी जॉब के लिए आया है उसकी हम क्या करेंगे आईक्यू इंटेलिजेंसी क्वेश्चंस को, ठीक है, उसकी इंटेलिजेंसी लेवल को हम चेक करेंगे कि वो बंदा कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। उसकी मेंटल एज और क्रॉनिकल एज, ठीक है जी, वो कितनी ज़्यादा है। क्रॉनिकल एज का मतलब जैसे मान लो बच्चा एक बंदा है वो 15 साल का है और उसका जो मेंटल एज है, मेंटल एज का मतलब उसकी दिमागी जो कैलकुलेशन वाली जो उसकी एज है वो मान लो 20 साल के बच्चे की है, ठीक है। हमेशा हम देखते हैं कोई भी बंदा अगर हम रखेंगे तो उसकी मेंटल एज ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब वो बहुत विजनरी हो, ठीक है, वो मतलब उसकी उम्र छोटी है पर लेकिन उसकी जो अप्रोच से कर रहा है, जो वो अपने आइडियाज़ दे रहा है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, ठीक है, वो उसकी एज से अगर ज़्यादा होगा तो हम उस बंदे रखेंगे क्योंकि उसका आईक्यू लेवल हमसे उसका ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ज़्यादा है। उसके बाद है कि इंडिकेटर, ये क्या करता है इंडिकेट करता है कि बंदे की जो पर्सन है उसकी लर्निंग एबिलिटी कितनी है, कि वो बंदा कितनी जल्दी किसी काम को सीख पा रहा है, लर्निंग। जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नंबर बोले, ठीक है जी, उसके बाद वो बंदा उसको कितना याद कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है, हम उससे फिर पूछेंगे कि हमने वो कौन सा नंबर बोला था, ठीक है जी, उस हिसाब से। उसके बाद क्या है एबिलिटी कितनी है उसकी, वो काम करने में कितना है, डिसीजन ले पा रहा है, जजमेंट दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो हम उसकी इंटेलिजेंसी लेवल चेक करते हैं। हम भी कोई भी क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि यार उसका आईक्यू लेवल कितना है। जैसे मान लो कोई कंडीशन दे दी, ठीक है जी, जैसे मान लो कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, ठीक है, और आप ऊपर से एक ट्रक आ रहा है और आप नीचे से जा रहे हो, तो आप पहले उसको साइड दोगे कि आप खुद जाओगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन चेक किए जाते हैं इंटेलिजेंसी लेवल से, जिससे उसकी इंटेलिजेंसी चेक की जाएगी तो बंदा कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है जी। और डिसीजन मेकिंग और जजमेंट। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर हम बात करें इसमें हम बंदे चेक करेगा कि उसका एप्टीट्यूड लेवल कितना है, ठीक है जी। इट मेजर, इससे क्या मेजर किया जाएगा इंडिविजुअल का पोटेंशियल लेवल, कि वो नई नई स्किल को कितना लर्न कर पा रहा है, ठीक है जी। मतलब उसमें एम्बिशन है, क्या वो नई चीज़ को कोई काम देंगे तो उसको सीख पाएगा, जल्दी सीख पाएगा। क्योंकि अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था हमेशा ट्रांसफर भी होता है और प्रमोशन भी होता है, तो ट्रांसफर के हिसाब से अगर मान लो किसी बंदे को किसी और जगह पे शिफ्ट करना पड़ा तो क्या वो बंदा उस काम को सीख पाएगा, क्या उसको नया टास्क देगा तो क्या वो कर पाएगा। तो उसके हम उससे क्या चेक करेंगे उसका एप्टीट्यूड लेवल, कि वो उसकी एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा है, उसका टेस्ट से कनेक्ट करेंगे कि वो बंदा उस काम को सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। अगर बंदा उस काम को कर रहा है जल्दी सीख पाएगा तो हम लगते हैं कि हाँ इस बंदे होते हैं, क्योंकि ये हर काम को सीख लेता है जल्दी से, इसकी एबिलिटी ज़्यादा है, काम करने की एबिलिटी ज़्यादा है। अगर मान लो कि बंदा अगर मान लो नहीं कर पा रहा या मान लो उसको समझ में नहीं आ रहा कोई कुछ, तो उसको हम नहीं रखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है इन इंडिकेट द पर्सन कैपेसिटी, कि बंदा कितनी डेवलप है, अपने आप को कितना डेवलप कर पाएगा, अपने आप को कितना कोशिश कर रहा है अपने आप को विकास करने की।
हर काम को सीखने की, ठीक है, उसमें कितनी लालसा है, ठीक है। टेस्ट इंडिकेट द दिस टेस्ट इंडिकेट द पर्सनल फ्यूचर सक्सेस। ऑब्वियस सी बात है कि जो बंदा हमें रखा हुआ है वो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो एक जगह पे काम नहीं करते, हमेशा डिफरेंट जगह में ट्रांसफर प्रमोशन हमें करना पड़ता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी काम करवा सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो, अगर हम बात करें, हमें हर तरह के काम आने चाहिए और हमारे में एबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे काम को कर पाएँ, सीख पाएँ, जिससे क्या होगा कि उसमें मतलब मल्टीपल टास्क होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से। इससे ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है कि बंदा मल्टीपल कैपेबल है कि नहीं। अगर मल्टीपल कैपेबल है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको रखेगी, अदरवाइज उसको नहीं रखेगी, ठीक है जी। जैसे मान लो कंप्यूटर इंजीनियर हो गए और सी हो गए, इन तरह के जो लोग होते हैं, इनमें जो काम होते हैं सिखाए जाते हैं ताकि इनका एक्टिव लेवल चेक किया जाता है। मोस्टली इन्हीं प्रोफेशन के अंदर किए जाते हैं इस तरह के टेस्ट। उसके बाद है पर्सनैलिटी टेस्ट। देखो जी, सबसे अगर बात करें, मगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा आता है उसकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है कि वो बंदा कैसा है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका देखने का नज़रिया कैसा है। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा है या उसके देखने का नज़रिया नहीं है, जैसे अगर आप देखोगे किसी भी, जैसे आप किसी शोरूम में जाओगे तो वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो पर्सनैलिटी देखते हैं, ऊपर की पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि उसकी लड़की की पर्सनैलिटी लेवल ऊपर का कितना है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उनका तहजीब, बात करने का तरीका, ये सब कुछ चेक किया जाता है। उससे चेक करता है कि उनकी पर्सनैलिटी लेवल कैसी है। इट प्रोवाइड्स द क्लू में आइडिया रहता है, क्लू ऑफ पर्सन, एक बंदे के बारे में क्लू आइडिया रहता है कि उसका इमोशनल लेवल कैसा है, उसको कैसे रीड करेगा, उसके मेच्योरिटी लेवल कितना है, उसका वैल्यू सिस्टम, वो किस को वैल्यूज देता है, किस हिसाब से उसके लिए मतलब क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उसको सब चेक करना। इट चेक द ऑल ओवर, इससे हम ऑल ओवर पर्सनैलिटी बंदे की चेक करेंगे, ठीक है जी। जैसे द पर्सन इज हेटिंग, जैसे मान लो एग्जाम्पल निकालना यहाँ पे, एक बंदा जो मान लो कि हम बात करें, जैसे एक बंदे को लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है या लोगों से बात करना पसंद नहीं है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो उसको हम सेल्स वाला काम कैसे देंगे, क्योंकि ये एक बंदा बहुत टॉकेटिव है या वो बहुत अच्छा काम कर पा रहा है, उसको लोगों से मिलना पसंद है, घूमने फिरने का काम, घूमना फिरना उसको पसंद है, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की जॉब दे देंगे या उसको कोई भी फील्ड वाला वर्क दे देंगे, क्योंकि वो उस काम में उसका इंटरेस्ट है। तो उससे हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, जॉब ऑफर करेंगे कि वो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको कौन सी जॉब सुटेबल है या वो कौन से काम को आसानी से कर सकता है, ठीक है। इससे हम आसानी से जज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉई को अपने हिसाब से वो प्लेस कर देगी उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली। या कोई बंदा अगर मान लो बहुत देखने में होगा, मान लो उसकी बॉडी हड्डी छोटी है, लंबा है, तो वो क्या करेगा, उसको हम कोई और काम दे देंगे फिजिकली, जैसे मान लो किसी के साथ जाने वाला, ताकि वो बंदा, चाहे वो देखा जाए तो चाहे उसको डर लगता हो, चाहे वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं शाई हो या ना हो, पर लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को देख के लगता है कि हाँ भी कोई बंदा है, या लगता है कि भारी भरकम सा बंदा है, ये इस काम को मैनेज कर लेगा। तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको देखा होगा कि हमारी लड़ाइयाँ होती हैं तो हमने कई सारे फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं, बड़े फ्रेंड चाहते हैं, तो छोटा बड़ा बंदा देख के रहता है कि यार इतने बड़े लोग हैं तो मारेंगे, तो ऊपर से बॉडी स्ट्रक्चर से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी चेक में चेक करेंगे, तो कोई भी बंदा अगर मान लो उसका लोगों से पसंद नहीं है मिलना बातचीत करना, तो वो अच्छा सेल्स पर्सन नहीं हो सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उसको कोई भी ऐसी सेल्स के रिगार्डिंग या उस तरह की जॉब उसको ऑफर नहीं करेगी, क्योंकि वो उस काम को नहीं कर पा रहा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा आया है उसका ट्रेड क्या है, मतलब वो किस काम के लिए है। जैसे मान लो एक बंदा आया, उसने टाइपिंग की जॉब के लिए अप्लाई करा कि मेरे को टाइपिंग की जॉब करनी है, तो उससे एग्जिस्टिंग मतलब जो वो जॉब कर रहा है, ठीक है जी, वो इंडिविजुअल जो एग्जिस्टिंग जॉब कर रहा है उसका एटीट्यूड लेवल चेक करने के लिए कि उसका वो कितना अच्छा है काम में, उससे टाइपिंग टेस्ट करवा लेंगे, ठीक है जी। जैसे मान लो एक स्कूल में टीचर आया, ठीक है, उसका जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि मोनो टर्म से आपको 50 वर्ड लिखने या 20 वर्ड लिखने, तो वो जो मान लो उससे मोनोपोली लिखेगा, मोनोप्लास्टिक लिखेगा, ठीक है, या और भी सारी टर्म्स है जो भी है, जो वर्ड्स वो बना सकता है, ठीक है, उस तरह के वर्ड्स वो बनाएगा, ठीक है, या अपोजिट वर्ड्स होंगे, ठीक है, या सिनोनिम वर्ड्स होंगे, तो इस तरह से उसकी इंटेलिजेंसी लेवल को चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसी तरह से अगर हम बात करें ट्रेड टेस्ट में, ट्रेड टेस्ट का मतलब है जैसे मान लो एक ड्राइवर है, ड्राइवर किसी जॉब के लिए आएगी, मेरे को ड्राइविंग करनी है, तो उसमें क्या करेंगे, ड्राइविंग के लिए कार बैक करा के दिखाएंगे कि इसको पार्क करके दिखाओ और इसको चला के दिखाओ, ठीक है जी। उस तरह से उसकी हम क्या करेंगे, ट्रेड टेस्ट को एनालाइज करेंगे। टाइपिंग टेस्ट हो गया, ठीक है जी। और जैसे मान लो कोई मैकेनिकल काम कर रहे हैं तो उसने मैकेनिकली वाला काम करवा के देखेंगे, ठीक है जी, वो काम कर पा रहा। तो दिस इज काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है, ये जो आपके थे इंटेलिजेंसी टेस्ट, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट,
उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके बाद ट्री टेस्ट। तो ये सेकंड पॉइंट के अंदर था हमारा, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसका मतलब है सिलेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। जल्दी से आप इसको एक बार देखिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी के पॉइंट्स। ये देखिए, ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया, आपके सामने बना हुआ है, जिसके अंदर पहला प्रीवियस स्क्रीनिंग था, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में पूरा टॉपिक था जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जल्दी से आप ये दोनों पॉइंट देखिए, उसके बाद बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो कवर करते हैं। जल्दी से आप इसको फ्लो चार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी कॉपी के अंदर या बुक के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे इंटरव्यू, चाहे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो चाहे सिलेक्शन इंटरव्यू, तो बोथ आर सेम। जनरली पोजीशन में जब हम लोग रखते हैं, रेफरेंस चेक कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है सब कुछ, अब उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होता क्या है? इंटरव्यू एक तरह का फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन, मतलब हम क्या करेंगे, उससे बात करेंगे। या मान लो, जैसे मान लो कि मेरे को एक सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, ठीक है जी, हमने सब कुछ चेक कर लिया, ट्रेनिंग चेक कर ली, उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी चेक कर दी, सब कुछ ठीक है जी। पर लेकिन जब उसका इंटरव्यू लिया हम लोगों ने, तो देखा कि यार बहुत उतला रहा है, मतलब वो बोल नहीं पा रहा सही तरह से, ठीक है, रुक रुक के बोल रहा है। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली हम क्या कर पाएंगे, हम देखेंगे क्या वो बंदा सुटेबल नहीं है हमारे जॉब के लिए, ठीक है जी। तो उससे इंटरव्यू टेस्ट में एक तरह का हम कह सकते हैं फॉर्मल, हम कह सकते हैं टू वे कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पे एक इंटरव्यूअर होगा, एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। दोनों बंदे क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे का मतलब जो इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, उससे बंदे की डिटेल्ड जो भी उसकी विजन है, उसकी जो क्लैरिटीज हैं, जो भी उसके लाइक्स डिसलाइक्स है, उसको हम पूरा उससे बात करके डिस्कस सारी प्रॉब्लम को निकालेंगे। आइए स्टार्ट करें। इंटरव्यू इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल, एक फॉर्मल होता है, पहली बात इनफॉर्मल नहीं होगा, फॉर्मल काम मिलकर होगा। एक प्रकार इन डेप्थ कन्वर्सेशन होगी, जिसमें जो भी कैंडिडेट होगा उसकी इवैल्यूएशन की जाएगी कि बंदा उस जॉब के लिए फिट है कि नहीं है, पर्सनल लेवल के हिसाब से उसकी उससे बात करके एप्लीकेंट सुटेबल फॉर द जॉब, सब चेक किया जाएगा कि जो एप्लीकेंट है वो जो जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं है, जो भी हमने जॉब निकाली है क्या उसके लिए सबसे फिट है, सुटेबल है वो, ठीक है, या सबसे फिट हो रहा है। द रोल ऑफ इंटरव्यूअर इज टू चेक, सबसे पहली बात इंटरव्यूअर इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, इंटरव्यू और इंटरव्यू लेने वाला बंदा, इंटरव्यू जो इन्फॉर्मेशन देना प्रोवाइड कर रहा है। तो इंटरव्यूअर होगा वो क्या कर रहा है, इंटरव्यू से इंटरव्यू करेगा, उससे बात करेगा, उससे कंडक्ट करेगा, टू वे कम्युनिकेशन करेगा, और उससे डिटेल इन्वेस्टिगेशन या पूरी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन उसने जो प्रोवाइड करी है उसको चेक करेगा, वैलिडिटी चेक करेगा कि जैसे उसकी परसेंटेज कितनी है, कौन से कॉलेज से पढ़ा, ठीक है, उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन क्वेश्चन पूछ लिए, और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन रेफरेंस चेक में देख लेगा कि किसने कौन सा रेफरेंस दिया है, उसको कैसे कैसे हैं, जो उसकी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की है उसके बारे में उसको नॉलेज है, हम उससे वैसे ही पूछ लेंगे, ठीक है जी। तो ये क्या होगा एम्प्लॉयमेंट और इंटरव्यू होगा। उसके बाद है रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक। जब भी कभी अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में बंदे रखते हैं तो उसका रेफरेंस चेक करते हैं वो कहाँ से आया है, कोई ऐसा उसका वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो या कोई ऐसा हो जिसके ऊपर कोई चोर चकारी का इशू हो, ठीक है, तो हम बैकग्राउंड चेक करते हैं किस कंपनी से है, उससे कंपनी में इंफॉर्मेशन में बात करते हैं कि आपके यहाँ से भी बंदा काम करता था, वो हमारी कंपनी में अप्लाई कर रहा है, वो कैसा था क्या नहीं था, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर वो सही नहीं होगा, बायस्ड होगा, या मतलब कह सकते हैं उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी होगी या कुछ क्राइम कर रहा होगा या कुछ ऑफेंस कर रहा होगा, तो जो दूसरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उस हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, चेक करेंगे कि वो सुटेबल है कि नहीं। और रेफरेंस मैं चाहता है, जैसे मान लो कि मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ जॉब के लिए, अब मैं किसी ऐसे रेफरेंस के थ्रू गया हूँ जो बहुत कह सकते हैं क्वालिफाइड था, उसके लिंक था, तो मैं उसके रेफरेंस जाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। पर अगर मान लो कोई रेफरेंस नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो ये जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे रहेंगे कैंडिडेट के द्वारा, उसके अंदर उसका नेम भी होगा और उसका एड्रेस भी होगा। उसके अलावा उसको दो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो भी इनको जानते हैं, ठीक है, उस अपने हिसाब से वो दो बंदों का नाम देगा, ठीक है। देखिए अगर कोई बात है, कुछ पूछनी है, ठीक है, तो वो उनसे पूछ सकता है, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मेरे बारे में, ठीक है जी। द पर्सन नो द रेफरेंस, ठीक है जी, जो पर्सन जो भी होगा उसको हम कहेंगे रेफरेंस, ठीक है, जिसका बंदे ने उसका नाम दिया है, ठीक है जी। एंड इट मे बी प्रीवियसली एम्प्लॉयर, उसमें वो प्रीवियस एम्प्लॉयर भी हो सकता है, या प्रिंसिपल भी हो सकता है, कॉलेज का भी कोई टीचर हो सकता है, या उसके आसपास के रहने वाले पड़ोसी भी हो सकते हैं, जिसमें वो रेफरेंस दे सकता है कि अगर आपको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनसे मेरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी बिल्कुल ट्रू एंड फेयर हुए, तो उसके अंदर कोई भी तरह की घपलेबाजी नहीं है या कोई फॉल्ट नहीं है।
एंड इट कनेक्टेड राइटिंग, ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन जो कि राइटिंग हो सकती है, ठीक है, ओवर द टेलीफोन हम फोन पे भी ले सकते हैं, ठीक है जी, या ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल विजिट हम वहाँ पे पर्सनली जाके भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि उसने जो रेफरेंस दिया है वो प्रॉपरली सही है कि नहीं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे बंदा रहता है जॉब पे, या उससे पर्सनली जाके वहाँ से पूछ लेंगे उनके बारे में अगर हमें रखना ही है, ठीक है जी। जैसे आपको पता होगा जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब होती है तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या होता है, रेफरेंस चेक होता है, ठीक है, दो पड़ोसी का नाम देना पड़ता है, वो देखते हैं, और पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, थाने में जाके वेरिफिकेशन कि इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, कोई चोरी चकारी है, कोई लड़की को छेड़ा किसी को कुछ करा है, तो कभी इस तरह का जो बिहेवियर होता है इसमें हम चेक करते हैं कि उस बंदे का बिहेवियर कैसा है, तो बिहेवियर के हिसाब से अगर कुछ कैसा अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ, सही होगा, अच्छा होगा, तो उसके लिए हम लोग उसको एग्री कर देंगे। द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट, उसमें कैसी इन्फॉर्मेशन है कि बैकग्राउंड के बारे में, पास्ट एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, कहाँ से काम करता है, ठीक है, उसके कैरियर के बारे में, ठीक है, पुलिस रिकॉर्ड से हम देख सकते हैं, पर्सनल रेपुटेशन चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन चेक कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे जाके, ठीक है, जैसे मान लो कई लोग, जैसे आपको पता होगा गरीबी रेखा के नीचे वो इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, ठीक है, SC ST OBC। अब मान लो कोई कमिश्नर आया या उसने अप्लाई कर दिया कमिश्नर के पास, अब कोई बंदा आता है, इंस्पेक्टर आता है चेक करने के लिए, घर में आता है, देखता है भाई बहुत अच्छा घर है, सब है, AC लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, उसके बाद वो कहता है कि हमारी इनकम लेवल कम है, ठीक है, तो उससे हमें ऑटोमेटिक रेफरेंस चेक होगा, क्योंकि एप्लीकेशन से क्या पता लगेगा कि बंदा सच में फाइनेंशियली वीक है या नहीं है। तो जब हम वहाँ पर जाएंगे उसका रेफरेंस चेक करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे, तो उससे हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सच में वो बंदा सही कह रहा है, झूठ कह रहा है, कि या सच में वो गरीबी रेखा से नीचे रहता है या नहीं रहता, ठीक है। जैसे आपने मूवी देखी होगी आपने इंग्लिश मीडियम, उसके अंदर भी सेम ऐसे ही होता है, इमरान खान जी अपने बेटी को ऑडिशन कराने के लिए गरीब बन जाते हैं, तो वहाँ पे जाके वो पुलिस वेरिफिकेशन वाले आते हैं, आपको पता होगा, रेफरेंस चेक करने के लिए, तो वहाँ देखते हैं कि उसकी बेटी जो है वो पिज़्ज़ा खा रही होती है, तो कहते हैं गरीब का बेटा पिज़्ज़ा खा रहा बच्चा, ये कैसे पॉसिबल है, वो गरीब, वो रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, तो एट द एंड क्या होता है, ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं रेफरेंस चेक कि उसका लेवल क्या है, वो बंदा कैसे है, उसका वो करप्ट तो नहीं है, उसको कोई चार्जेस तो नहीं है, ठीक है, उस तरह से तो हम लोग फॉलो कर क्या करेंगे, रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 पॉइंट्स जो भी हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस सिलेक्शन में, एम्प्लॉयमेंट और इंटरव्यू सिलेक्शन, इंटरव्यू एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू या सिलेक्शन इंटरव्यू बोथ आर सेम, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ठीक है, जल्दी से देखिए बात करते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसी के बाद बाकी पॉइंट, सिलेक्शन डिसीजन और मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो जी, सिलेक्शन डिसीजन, सिलेक्शन हो चुका है, अब डिसीजन लिया जा रहा है कि फाइनली बंदे को सिलेक्ट करना है या नहीं करना। तो सबसे पहली बात, जो बंदे को सिलेक्ट करेंगे वो कौन सा बंदा होगा, जो प्रीवियस जो भी एग्जाम थे उनको पास करके आया है, रेफरेंस चेक को पास करके आया है, ठीक है जी, और ट्रेड टेस्ट जो भी थे हमारे, जो भी सिलेक्टेड टेस्ट थे उनको दे के आया, पास करके आया है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग को पास करके आए, उसी बंदे को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो द कैंडिडेट इज पास द टेस्ट, इंटरव्यू और रेफरेंस चेक, जो इससे पहले के जो भी स्टेप्स थे उनको पार करके आया है, वही बंदा इसमें आएगा, पहली बार सिलेक्शन क्राइटेरिया में रहेगा, सिलेक्शन लिस्ट में रहेगा, ठीक है। एट इंक्लूडिंग द सिलेक्शन लिस्ट, और उसको क्या करेंगे हम सिलेक्शन लिस्ट में डालने की ये बंदा सेलेक्ट हो गया। पर सिलेक्शन लिस्ट होने से पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होगा, ठीक है, उससे पता किया जाएगा बिफोर द फाइनल डिसीजन, ठीक है, वी कैन सेलेक्ट, हम कंसर्न करेंगे मैनेजर से या जो भी डिपार्टमेंट का हेड होगा उससे बात करेंगे कि सर हमने इन फाइनल बंदों को रिक्रूट किया है फ्रॉम द आवर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी और रूल्स, और हमारे हिसाब से ये सबसे बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट हैं, इनको हमने सेलेक्ट कर लिया, प्लीज़ एक बार आप चेक कर लें। तो जो एम्प्लॉयर होगा, जो मैनेजर होगा, वो क्या करेगा, प्रॉपरली फिर भी एक बार दोबारा से क्या करेगा, उन सबको चेक कर लेगा कि सब लोग ये प्रॉपरली कंडक्ट करके आए हैं, पेपर पूरा करके आए हैं, एक एक स्टेप पूरे पास करके आए हैं, तो उनको रख लिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, अब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन में उनकी रहेगा कि वो बंदा फिजिकली सही है, मेंटली सही है, जैसे दिल्ली पुलिस सिलेक्शन होता है उसमें प्रॉपरली पहले फिजिकल चेक किया रहेगा, या किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करके आप पेपर देने गए हो, सिलेक्शन हो गया, उसके मेडिकली फिट कि आपको कोई धोमा तो नहीं है, या फिर आपको बीमारी तो नहीं है, या फील्ड की जॉब करने गए हो, ठीक है, आपको कोई और तरह की बीमारी हो, कोई मिर्गी के दौरे आते हैं, या फिजिकली आप अनफिट हो, या आपका जैसे आप अनफिट हो, कोई हरकतें करने जाओ, किसी को मार न जाओ, तो इस तरह के एग्जाम्स होते हैं। मान लो आप ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हो, आपका एग्जाम, आँखें आपकी ठीक है, विजिबिलिटी ठीक है, आपकी 6/6 आँख है कि नहीं, कि देखा कि आप अंधे हो और आपने पेपर तो क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, इंटरव्यू दे दिया आपका, लेकिन जब फाइनल की बात है आपने कुछ ऐसा एविडेंस कर दिया, तो इससे प्रॉपरली चेक किया जाए बंदा फिजिकली फिट है या नहीं है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में चेक किया जाता है कि बंदा मेडिकली फिट है या नहीं है,
ठीक है। उसके बाद बिफोर गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर टू कैंडिडेट, अगर हम बात करें जब भी हम अपॉइंटमेंट लेटर लेंगे, ठीक है जी, अपॉइंटमेंट लेटर से पहले, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी बंदे सेलेक्ट किए जा चुके हैं उनको क्या करेंगे, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, अपना ही क्या करेगी, डॉक्टर अपॉइंट करेगी और अपने हिसाब से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगी। इससे होता है क्या, अगर कंपनी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको बोलेंगे कि ठीक है जी आप चेक कराया, जो भी सिलेक्टेड एम्प्लॉइज़ हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनको बोलेंगे कि ठीक है आप जाके कैंडिडेट जो भी थे उनको जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अगर जाके किसी भी से पैसे वैसे दे के करप्शन करके वो क्या करेंगे, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेंगे, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, ठीक है, उनको सही कैंडिडेट नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो तो धांधलेबाजी कर ली ना उन्होंने, चोरी कर ली। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि इससे सबको ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ ठीक हो, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है सिलेक्टेड बेस्ट हो, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने ही क्या करेगी, डॉक्टर को मेडिकल चेकअप करेगी और उसको वहाँ पे कि वो तो घूस लेगा नहीं, वो तो उसका ऑपरेशन का बनता है, डॉक्टर वो अपने हिसाब से क्या करेगा, पूरे एग्जाम्स लेगा, वो जो भी फीस है वो उनको देनी पड़ेगी, ठीक है, या कंपनी पे करेगी। कंपनी है सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट, कई बार क्या करती है कंपनी, क्या करती है जो भी वही क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनसे मतलब उनका सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट देके जाओ जिसके अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन जो कौन कौन से टाइप के टेस्ट हुए, क्या क्या चेक किया गया प्रॉपरली, उससे क्या होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, एविडेंस होता है कि हाँ भी इसने प्रॉपरली पूरा फिजिकली अपना मतलब फिजिकल टेस्ट करवाया नहीं करवाया, जिससे हम एज ए डॉक्यूमेंट के तमाम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई अगर ऐसी चीज़ पाई जाती है जो लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी या कुछ हेराफेरी करी है, तो जो जिस बंदे ने उसको वेरीफाई किया है, जिस डॉक्टर ने उसके ऊपर फिर दोबारा कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उसके हिसाब से वो फिट था, पर लेकिन वो क्या पाया गया, वो अनफिट पाया गया, ठीक है जी। तो द कैंडिडेट फॉर द क्वालिफाइड फिजिशियन, ठीक है, जो भी क्वालिफाइड फिजिशियन एमबीबीएस होता है, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होना चाहिए, वो कोई हॉस्पिटल से कराएगा, प्राइवेट वाले तो पैसे लेके कर देंगे, कोई जानकार पे होगा, लेकिन गवर्नमेंट वाले जल्दी नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट वालों पे एक थोड़ी सी डर होता है कि अगर हमने कोई भी गलत काम कर दिया तो हमारी जॉब पे खतरा आ सकता है, हमें कहीं जॉब जा सकती है। तो अगर वो करेंगे तो प्रॉपरली पूरी तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद, पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद ही उसको पूरा हम कह सकते हैं सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जिसको वो आगे सबमिट करा पाएगा, ठीक है जी। ये हमारे दो पॉइंट और रह गए, उसके बाद हम कह सकते हैं हमारा सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। जल्दी से आप इसको लेके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जॉब ऑफर। अब हम क्या करेंगे, जो भी कैंडिडेट है जिसको सिलेक्ट किया गया, इंटरव्यू करने के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद सब कुछ फिट पाया गया, और उसको क्या करेंगे, जॉब ऑफर कर देंगे। देन कैंडिडेट फॉर द मेडिकल एग्जाम, जब कैंडिडेट जो क्या करेगा, मेडिकल एग्जाम पास कर लेगा, उससे हम क्या करेंगे, जॉब ऑफर कर देंगे कि लो जी आपकी जॉब ये। उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, सुनेंगे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कि मैंने आपको एज ए अपॉइंट कर लिया है फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ इन्विटेशन, एक तरह का फाइनल हम कह सकते हैं कंपनी के द्वारा दिया गया एक कंसर्न है, जिसमें हम बताएंगे कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कि हमने आपको एज ए अपॉइंट कर लिया है और आपने जो भी हमारे प्रोसीजर थे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी, सबको क्वालिफाई करने के बाद आप फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद उस लेटर के अंदर क्या गिवन होगा, डेटा ज्वाइन की, आपको किस दिन ज्वाइन करना है, पहली बार टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, आपको कब तक ज्वाइन करना है, किस दिन तक ज्वाइन करना है। उसके बाद आप जॉब नहीं छोड़ोगे, आपको करना पड़ेगा, अगर आप जॉब छोड़ोगे आपको कितनी पेनल्टीज होगी, ये सब कुछ भी मेंशन हो सकता है या दिया जा सकता है एम्प्लॉय के द्वारा, ठीक है, सब कुछ मेंशन होगा उस लेटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद रीजनेबल टाइम, ये नहीं है कि एक एम्प्लॉय हम लोगों को उसको रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसको रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, ताकि अपने हिसाब से वो भी एक बार सिलेक्ट कर लें, चॉइस कर लें कि मेरे को उस कंपनी को ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो वो अगर लगता है उसको फिट है या सोचता है कि यार मेरे लिए ये जॉब नहीं है, मेरे को कोई और बेटर जॉब है या मैं कोई और बेटर जॉब कर सकता हूँ या उसके पास कोई और भी ऑप्शन है, तो अपने हिसाब से कर सकता है। उसके पास ज्वाइन करने का एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन टाइम देती है। अगर मान लो कि वो मेडिकली फिट नहीं है, किसी कारण से बीमार पड़ गया, हेल्थ इशू हो गया, तो वो कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, इंटीमेट करेगा, इंडिकेट करेगा कि सर ड्यू टू दिस रीजन या कुछ भी रीजन आई नीड एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मंथ 3 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स, ठीक है, विल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन वेरी सून ड्यू टू दिस कंडीशन आई एम नॉट फिट एंड ये वो अपने हिसाब से वो एप्लीकेशन दे सकता है। अगर एम्प्लॉयर अगर लगता है रीजनेबल है तो उस हिसाब से वो उसको होल्ड कर सकता है, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से बोला कि नहीं जी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर टर्मिनेटेड। तो उसके बाद अगर वो ज्वाइन कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो उसकी जॉब वहाँ से वो चला जाएगा, उसको दोबारा से जॉब नहीं दी जाएगी अगर वो फिट होने के बाद दोबारा चलेगा। तो प्रॉपर कुछ रूल्स होते हैं ऐसे, उस हिसाब से जो भी होता है कंसर्न करके एग्री करके दोनों आपस में म्यूचुअल एजेंसी के हिसाब से कर सकते हैं।
नहीं कि टाइम होता है प्रॉपर्ली इसको मेंटेन करना होगा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो आपको देंगे कि आपका काम ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये काम करना है, आप कैसे करना है, इतनी लीडिंग मिलेगी, इतनी सैलरी मिलेगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट में होगा। आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब ऑफर, जब एक बार जॉब ऑफर रहेगी तो कैंडिडेट क्या करेगा, जॉब को सेट करेगा, ठीक है। आफ्टर द जॉब ऑफर में कैंडिडेट क्या करेगा, जॉब द सेट द ऑफर, देन इंसेंटिव डॉक्यूमेंट, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कैंडिडेट और कैंडिडेट के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को सबमिट करवाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर मांगेगा, एम्प्लॉई मांगेगा, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपस में एक दूसरे में करने पड़ेंगे। देन वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट जो सारे होंगे अटेस्टेड फॉर्म होंगे, सेल्फ अटेस्टेड हो सकते हैं या कुछ भी एज पर डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसे जाएंगे लेटर ज्वाइन करने, उसके बाद आपको यहाँ पे जाके डिपार्टमेंट से जाके साइन करवा के आने कि मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसे हम कह सकते हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट जॉब होता है, जैसे मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेज दिया कि जी आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे है, आप ज्वाइनिंग कर लोगे, आप वहाँ पे अपने ऑफिस चले गए, ऑफिस में जाने के बाद जो भी आपका डिपार्टमेंट था वो आपको लेटर देंगे कि सर आपकी राइटर में ये है, ठीक है, यहाँ पे साइन कर दीजिए। उसके बाद वो बोलेंगे कि ठीक है सर, ये डॉक्यूमेंट जो आपने ज्वाइन कर लिया है, आज से आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है, आप ऐसा करिए, आप इस डॉक्यूमेंट को आप फाइनल हेड ऑफिस में जमा करा दीजिए, वहाँ से आप इसमें स्टैम्प लगा के वेरीफाई करवा के आप हमें कॉपी अपने पास रख लीजिए और एक कॉपी हमें दे दीजिए। तो एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉई जो भी है उसको वो काम करना पड़ेगा एज पर द रूल, जो भी रूल्स बने हुए हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा। अपनी ज्वाइनिंग करने के बाद उसको अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि सर ये आई ज्वाइन द ऑफिस, मैंने ज्वाइन ऑफिस कर लिया है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट को देके आना पड़ेगा, ठीक है, जो भी ज्वाइनिंग का लेटर होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, डिपार्टमेंट होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस ब्रांच से भेज देगा कि ये बंदा आएगा ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद चाहे वो ब्रांच वाला भेजे, चाहे वो एम्प्लॉई खुद भेजे, वो उसकी जिम्मेवारी होती है, वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन क्या करके हमको प्रोवाइड करेंगे, हमको इन्फॉर्मेशन देंगे। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक रिटर्न होगा जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में किया जाएगा, साइन किया जाएगा या बनाया जाएगा, जिसके अंदर कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, आप क्या क्या पढ़ोगे, आप कैसे क्या करना है, आपको क्या सैलरी मिलेगी। जैसे जॉब टाइटल, आपका जॉब टाइटल क्या, किस जॉब के लिए यहाँ पे आए हो, बेसिकली आपका काम क्या क्या है, बेसिकली आप क्या काम, आपकी प्रोफाइल क्या, सी ग्रेड पे, बी ग्रेड पे, ए ग्रेड पे, डी ग्रेड पे, आप किस ग्रेड पे हो, पहली बार। उसके बाद ड्यूटीज़ यहाँ की क्या क्या काम है, आपको क्या क्या करने पड़ेंगे। उसके बाद प्लेस एंड ऑल, आपको कहाँ पे काम करना है, आपको कहाँ कहाँ काम करना है। उसके बाद आपका हम कह सकते हैं आवर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, 6 घंटे, ड्यूरेशन ऑफ, आपको कब सैलरी मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, ठीक है। रेम्यूनरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, आपका लीव रूल्स क्या आपके लिए कि आपको कितनी छुट्टी मिलेगी, अगर आप एक 3 मंथ्स तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी, उसके 3 मंथ्स के बाद आपको सैलरी मिलेगी, इकट्ठी सैलरी मिलेगी, ठीक है। जो भी कंडीशंस होगी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अगर एम्प्लॉय अगर रेडी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा, अगर वो रेडी नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करेगा, वो वहाँ से जा सकता है, ठीक है। उसकी विल है, अपनी इच्छा है, क्योंकि उसको रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, जो भी कंडीशंस होगी उसके हिसाब से वो भी जो भी कंडीशंस होगी उसके हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है। जो सब कुछ होगा हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर गिवन होगा, सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो ये था जो हमारा टॉपिक जो आज हमने पढ़ा, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 6 स्टेप्स थे। मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए एक एक करके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि सर हमें क्या इशू है, फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो लेक्चर था हमारा इसी पे था, जो लेक्चर नंबर 3 था हमारा, ठीक है। स्टाफिंग चैप्टर चल रहा है क्लास 12 का, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आज हमारा खत्म हुआ है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।